तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का 2018 वाला पेपर और बायोलॉजी वाला सेक्शन का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेकेंड मैसेंजर इज करेक्ट। तो सेकेंड मैसेंजर का क्या होता है, इससे हमको करेक्ट पूछा गया है। तो सेकेंड मैसेंजर क्या होता है, सेकेंड मैसेंजर की एग्जांपल्स क्या क्या है, लाइक कैल्शियम 2+ एक सेकेंड मैसेंजर है, लाइक साइक्लिक AMP एक सेकेंड मैसेंजर है, लाइक IP3 ये भी एक सेकेंड मैसेंजर है। आपको पता है प्राइमरी मैसेंजर कौन है, तो ये आंसर आपको पता चल जाएगा। प्राइमरी मैसेंजर कौन है, लाइक प्राइमरी मैसेंजर कौन है, हार्मोन्स। हम हार्मोन्स को प्राइमरी मैसेंजर बोलते हैं। अगर आपने हार्मोन का एक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है तो ये वर्ड आपने ज़रूर पढ़ा होगा, सेकेंड मैसेंजर। लाइक हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, एक तो प्रोटीन पेप्टाइड वाले हार्मोन और एक होता है स्टेरॉयड वाले हार्मोन। देखो सेकेंड मैसेंजर्स का रोल जो प्रोटीन और पेप्टाइड वाले हार्मोन है, प्रोटीन और पेप्टाइड वाले हार्मोन के एग्जांपल्स क्या क्या है, मैं लिख देता हूँ। प्रोटीन और पेप्टाइड वाले हार्मोन का एग्जांपल लाइक पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लाइक हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फिर इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब लोग प्रोटीन वाले हार्मोन है। इन सब पे सेकेंड मैसेंजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैसेज पहुंचाने में। कहाँ पर, सेल में। आपको पता है हार्मोन का काम क्या होता है कि एक सेल से दूसरी सेल पर, ब्रेन से कोई भी सेल तक दूसरे सेल पर हमको मैसेज पहुंचाना। ठीक, तो सेकेंड मैसेंजर क्या करता है, प्राइमरी मैसेंजर मतलब कि हार्मोन, वो भी किस तरह के हार्मोन, प्रोटीनियस हार्मोन और पेप्टाइड के हार्मोन, जो मैसेज और जो सिग्नल सेल की तरफ ले आता है वो क्या होगा, हार्मोन्स। प्रोटीनियस हार्मोन्स और पेप्टाइड्स हार्मोन को इजाज़त नहीं है कि तुम सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके जा पाओ। तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के पास एक रिसेप्टर होता है, उससे वो हार्मोन बाइंड कर देता है। ठीक, ये हार्मोन इस सेल के जो रिसेप्टर है सेल मेम्ब्रेन पे ही होता है, जो हार्मोन को रिसीव करेगा। ठीक, फिर क्या होगा, जैसे ही वो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ेगा, तब क्या होगा, तब सिग्नल सेकेंड मैसेंजर को मिल जाएगा। सेकेंड मैसेंजर जैसे मैंने बोला था कैल्शियम 2+, साइक्लिक AMP ETC, वो क्या करेगा, वो अब मैसेज को जो हार्मोन ने ले आया था वो मैसेज को अब सेल में ट्रांसफ़र कर देगा। वो सेल को बोलेगा आप फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दो या बायोकेमिकल रिस्पॉन्स दो, जैसी आपकी मर्जी, जो हार्मोन ने भेजा था। ठीक, ये होता है प्रोटीनियस हार्मोन की रोल। अब अगर हम स्टेरॉयडल हार्मोन्स की बात करें, स्टेरॉयडल हार्मोन्स मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजेन, फिर हो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स लाइक T3 T4, वो करेगा, उसको इजाज़त है, आप सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके जा सकते हो। उसको कोई भी सेकेंड मैसेंजर की ज़रूरत ही नहीं है, वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा और सेल को मैसेज भेज देगा। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सेकेंड मैसेंजर की क्या करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है, दिस आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अरे भाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है। फिर क्या है, दिस आर मॉलिक्यूल्स जनरेटेड ड्यूरिंग सेकेंडरी स्टेप्स ऑफ हार्मोन सिग्नलिंग। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज नॉट इफेक्टेड बाय, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसको आप GFR बोलते हो, ठीक, वो किससे, नॉट पर अंडरलाइन लगाओ, इज नॉट इफेक्टेड बाय, किससे इफेक्ट नहीं होता। ऑप्शन ए क्या है, इंक्रीज डाइटरी अपटेक ऑफ वाटर एंड फ्लूइड। यस भाई, आप अगर वाटर और फ्लूइड ज़्यादा लो या कम लो, उससे GFR का कुछ नहीं आता ज़्यादा। ठीक, उससे GFR का कुछ नहीं आता जाता। आप वाटर ज़्यादा लो, वाटर फ्लूइड ज़्यादा लो, तो GFR का क्या, उससे कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड फ्लोइंग पर मिनट थ्रू द बाउंड्स कैप्सूल। यस, ये तो फिल्ट्रेशन में
मदद करता है, बिकॉज एफरेंट आर्टेरियोल से जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड आएगा पर मिनट बाउमेंट्स कैप्सूल से, वो फिल्ट्रेशन जितना ज़्यादा वो प्रेशर डालेगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा वो प्रेशर डालेगा किस पे, बाउमेंट्स कैप्सूल में उतना ज़्यादा प्रेशर डालेगा। फिर जो फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेट आएगा उसका फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर सी क्या है, इंक्रीज रेनिन प्रोडक्शन फ्रॉम द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। यस, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रेनिन जब निकलेगा, इंक्रीज होगा, तब जीएफआर भी इंक्रीज होगा। रेनिन कब प्रोड्यूस होता है जेजी सेल से, हमें पता है जब जीएफआर का घट जाता है, जब ब्लड प्रेशर घट जाता है, जब बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम घट जाता है, वहाँ उस टाइम पर कौन रिलीज होता है, रेनिन। आपको रेनिन मैकेनिज्म पता है ना, याद है ना। फिर डी क्या है, इंक्रीज सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ब्लड इन द एफरेंट। यस, न्यूट्रिएंट का सप्लाई अगर हम बढ़ा देंगे एफरेंट आर्टेरियोल से तो फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट ज़्यादा है मतलब प्रेशर ज़्यादा है उस फ्लूइड में, उस फ्लूइड का क्या होगा, वो फ्लूइड बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट ज़्यादा, तो गाढ़ा होगा तो प्रेशर तो ज़्यादा डालेगा, तो एफरेंट आर्टेरियोल से प्रेशर ज़्यादा मतलब फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हैप्लोडिप्लॉयड इंसेक्ट्स हैव डिप्लॉयड फीमेल्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। हमको पता है हनी बी का एग्जाम्पल आप देख लो, तो डिप्लॉयड फीमेल्स बनते हैं फर्टिलाइज्ड एग से, है, बट हैप्लॉयड मेल्स फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड। हाँ, हमको पता है जो ड्रोन होते हैं, जो हैप्लॉयड मेल्स होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। सच आ हैप्लॉयड, तो क्या है, सच आ हैप्लॉयड मेल, एक हैप्लॉयड मेल को विथ रेड आई, उसका क्या है, उसका लाल लाल आंखें हैं, इस क्रॉस्ड विथ ए व्हाइट आई फीमेल, तो जो व्हाइट आई फीमेल है उसको रेड आई मेल से हमने क्रॉस कर दिया है। Assuming that the red eye colored mutation is dominant over white eye, तो red eye क्या है, red eye क्या है, dominant है over the white eye color, ठीक। Which one of the following statement is true, तो कौन सा statement true होगा, चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, रेड आई मेल के साथ किसको क्रॉस करने हमको बोला है, व्हाइट आई फीमेल को, ठीक। तो कैपिटल आर से मैंने क्या रिप्रेजेंट करा है, रेड आई को, बिकॉज रेड आई क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल आर से हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, व्हाइट आई को, बिकॉज व्हाइट आई क्या है, रिसेसिव है। तो ये मैंने पेरेंट ले लिया है। अब पेरेंट से क्या क्या, ये देखो यहाँ पर मेल बोला है तो मैंने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है, क्यों है, बिकॉज मेल के पास एक वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, और एक एक्स क्रोमोसोम को हम सीधे डंडा, और वाई क्रोमोसोम को एक उल्टा डंडा, टेढ़ा डंडा से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर वाइट देखो, जो भी कैरेक्टर है लाइक आई कलर, लाइक विंग साइज इटीसी, वो किस में प्रेजेंट होता है, वो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, वाई क्रोमोसोम में उसका कोई रोल नहीं है, ठीक। तो इससे क्या क्या गैमेट बनेगा, देखो एक तो ये एक अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो एक वाई क्रोमोसोम अलग हो जाएगा और एक कैपिटल आर वाला जो है वो मतलब ये वाई अलग हो जाएगा। ये हमें पता है एक्स वाई जब अलग होता है तो एक एक्स बनता है और एक वाई, ये दो गैमेट आता है, ठीक। तो ये दो गैमेट हमको मिल गया। फिर व्हाइट आई फीमेल से एक ही तरह की गैमेट बनेगा, बिकॉज हमको पता है फीमेल गैमेट में अगर फीमेल हो तो फीमेल से एक्स एक्स अगर हो तो एक ही तो गैमेट बनता है, ये तो हमको पता है, ये तो ह्यूमन में भी है, ठीक। तो हम इससे स्मॉलर और स्मॉलर मैं दोनों टूट कर लिख रही हूँ बिकॉज समझाने के से में, ठीक। तो स्मॉलर एक है और स्मॉलर, यहाँ पर दो स्मॉलर है, ये हमको 4 गैमेट मिल गए हैं, ठीक। अब हम इस को जोड़ देंगे, इस गैमेट से इस गैमेट को, इस गैमेट से इस गैमेट को हम जोड़ देंगे तो हमको प्रोजेनी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस गैमेट को अगर हम इस गैमेट से मिला दे तो हमको ये मिलेगा, लाइक ये वाई क्रोमोसोम है और ये स्मॉल आर क्या फीमेल से आया, तो स्मॉल आर भी आ गया। तो ये क्या आएगा, स्मॉल आर हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, व्हाइट आई को, और ये क्या है, वाई क्रोमोसोम आ गया, मतलब ये मेल बन गया, तो क्या होगा, व्हाइट आई मेल हो जाएगा।
फिर क्या, फिर यहाँ से कैपिटल आर आएगा और ये स्मॉल आर आया, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, तो हम इसको फीमेल बोल देंगे। और देखो कैपिटल आर डोमिनेंट है, तो कैपिटल आर तो रिसेसिव को एक्सप्रेस करने नहीं देगा, तो क्या आएगा, रेड आई फीमेल बनेगा। तो इसका कैरेक्टर क्या होगा, रेड आई होगा, और दो एक्स क्रोमोसोम है तो ये तो फीमेल होगा। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये वाई क्रोमोसोम के साथ ये स्मॉल आर जोड़ दिया, तो एक वाई क्रोमोसोम आ गया, तो ये तो मेल हो गया, और एक स्मॉल आर आ गया, स्मॉल आर मतलब वाइट आई हमको पता है, तो वाइट आई मेल हो गया। फिर कैपिटल आर ये एक्स क्रोमोसोम को हमने इस एक्स क्रोमोसोम से जोड़ दिया, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर ये बन गया। देखो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है तो ये तो फीमेल है, और कैपिटल आर डोमिनेंट है तो रेड आई फीमेल बनेगा, ये 4 प्रोजनी बनेगा। तो देखो क्या क्या बन रहा है, रेड आई फीमेल एंड व्हाइट आई मेल बन रहा है, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल फीमेल्स विल हैव रेड आईज, यस, एंड ऑल मेल्स हैव व्हाइट आईज, यस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ 100 बेस पेयर, क्या क्या बेस पेयर, 100 बेस पेयर, 300 बेस पेयर और 500 बेस पेयर वेर सेपरेटेड बाय एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो क्या किया है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने सेपरेट किया है। आपको पता है डीएनए फ्रैगमेंट कहाँ से मिलता है, हम जब बायोटेक पढ़ते हैं तो बायोटेक में हमने पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम डीएनए को टुकड़े टुकड़े करते हैं, ठीक। अब डीएनए टुकड़े, अब हमको डीएनए से क्या है, हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो तो पूरा डीएनए है, अब हमको पूरा डीएनए नहीं चाहिए, हमको डीएनए का उस पार्ट चाहिए जिस पार्ट में हमको इंटरेस्ट है, जो जीन को लेने में हमको इंटरेस्ट है। तो वो छोटा सा टुकड़ा हमको कैसा किससे मिलेगा, बिकॉज डीएनए तो फ्रैगमेंट हो चुका है, तो कौन से फ्रैगमेंट में वो जीन है ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसलिए हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, बिकॉज एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होगा, डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स है वो अलग अलग स्टेटमेंट में अलग अलग सेटल हो जाएगा, अलग अलग एग्रोस जेल की अलग अलग पोजीशन पे वो सेटल हो जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है और हम उसको काट कर बाहर निकाल लेंगे, ठीक। ये होती है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो सुविधा और असुविधा, ये सब लोग होता है, जो पोजीशन होता है वो होता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस तरह से हम यूज़ करते हैं उसको, ठीक। तो पूछा क्या है, पिक द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन द जेल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर माइग्रेशन फ्रॉम द वेल। तो हमसे पूछा क्या है, हमको अरेंजमेंट दिया गया है कि माइग्रेशन कितना दूर वो फ्रैगमेंट्स लाइक 100 बेस पेयर, 300 बेस पेयर और 500 बेस पेयर कितने दूर भाग पाएगा, कितना दूर वो भाग सकता है, माइग्रेशन मतलब भाग सकता है किससे, जो वेल में एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वेल्स होते हैं, बहुत सारे वेल्स होते हैं, वेल्स में हमने डीएनए को पुट किया, डीएनए फ्रैगमेंट्स को पुट किया सोल्यूशन को, और माइग्रेशन मतलब जिस तरह से मैंने पुट किया है वो कितनी देर भाग पाएगा। तो मैं इसको समझाता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैंने एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक प्लेट ड्रॉ किया है, इसमें हम क्या डालते हैं, इसमें हम एग्रोस जेल डालते हैं। आपको पता है एग्रोस जेल कहाँ से मिलता है, एग्रोस जेल हम लोग सी से निकलते हैं, जो सीवीड होते हैं, सीवीड से हम एग्रोस जेल हमको मिलता है। एग्रोस जेल सेमी थिकनेस होता है, मतलब सेमी हार्ड होता है ना, जेल टाइप का होता है। जेल मतलब आप समझे तो जो बालों में आप लोग लगाते हो ना जेल, उस तरह के, ठीक। तो सीवीड से हमको, और सीवीड कहाँ, किस सीवीड कौन कौन सा होता है, आपने रेड एल्गी पढ़ा है, रेड एल्गी में जो ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम ये सब लोग होते हैं, अरे यही सीवीड होते हैं। तो वो सीवीड को जो एग्रोस जेल सीवीड से हम एग्रोस जेल को पाते हैं, निकालते हैं, फिर उसको हम इस वेल में डाल देते हैं, ठीक। फिर हमने क्या किया, जो डीएनए का फ्रैगमेंट्स हमको मिला है उसका हम सॉल्यूशन बना देंगे, और वो सॉल्यूशन को हमने इस वेल पर पुट किया गया। तो इस वेल पर क्या है, अरे भाई इस वेल पर तो मार्किंग है, जो कि हम इसको कैसे जानेंगे कि ये फ्रैगमेंट कहाँ पर है, तो हम इसको मार्किंग, पहले से हम ये मार्किंग कर रखते हैं कि ये मार्किंग 700 बेस पेयर का है, ये मार्किंग 500 बेस के पेयर का है, ये मार्किंग 300 बेस पेयर का है, और ये मार्किंग 100 बेस का। नहीं तो हमको ये पता नहीं चलेगा ना कि ये फ्रैगमेंट कौन सा फ्रैगमेंट में है, ये फ्रैगमेंट कौन सा बेस पेयर का है, ठीक।
तो हम पहले से उसको मार्किंग कर रखते हैं। फिर हमने इसको डाल दिया एग्रोस जेल में डीएनए को सॉल्यूशन। फिर क्या होगा, अब देखो एग्रोस जेल में थोड़ी थोड़ी जगह फाँक होती है, थोड़ी थोड़ी गैप होता है। उस गैप में क्या होगा, उस गैप में डीएनए फंस जाएगा, निकल नहीं पाएगा। तो जो डीएनए मोटा होगा, जो डीएनए बहुत फैटी होगा, वो क्या होगा, वो तो निकल नहीं पाएगा, वो तो उस गैप में फंस जाएगा। बट जो पतलू सा डीएनए होगा, जो पतलू होगा, जो ये थीन होगा, वो तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो मोटू डीएनए मतलब देखो 500 बेस पेयर के डीएनए, 500 बेस पेयर भाई बहुत मोटू डीएनए है, तो वो तो यहाँ पर रुक जाएगा, वो तो निकल नहीं पाएगा, वो तो यहाँ पर ही फंस जाएगा ना। और जो पतलू होगा जैसे कि 100 बेस पेयर, जैसे कि 300 बेस पेयर, वो तो आगे निकल जाएगा। तो 300 बेस पेयर 500 से आगे निकल गया, और 300 से भी आगे कौन निकल गया, 100 बेस पेयर निकल गया। और आपको पता है, और ये अरे भाई ये कैसे निकलता है, कोई तो फोर्स होगा, कोई तो अट्रैक्शन होगा जो इनको टानेगा, जो इनको खींचेगा। बट नहीं तो सारे डीएनए एक ही गैप में फंस जाएगा। ठीक, तो ये कैसा, हमने इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब हम इलेक्ट्रिक वायर डाल देते हैं यहाँ पर। हम जो डीएनए, आपको पता है डीएनए नेगेटिव चार्ज है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, तो डीएनए नेगेटिव वाला क्या होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्शन होगा। तो हाँ, यहाँ पर हमने कैथोड इलेक्ट्रोड डाल दिया है डीएनए की तरफ, और यहाँ पर हमने एनोड इलेक्ट्रोड डाल दिया है, मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव वाला तो अट्रैक्ट हो जाएगा, जो जितना पतलू होगा वो इतना जल्दी अट्रैक्शन होके उतना जल्दी इसके पास आना चाहेगा, उतना जल्दी दौड़ लगाएगा। अरे वाले भाई, मोटा वाला आदमी तो कम दौड़ लगाता है ना पतलू वाले से। तो यहाँ पर इस तरफ से होगा। तो माइग्रेशन किसका ज़्यादा होगा, हम 100 बेस पेयर का ज़्यादा होगा, फिर 300 बेस पेयर का, तो फिर 500 बेस पेयर का। ठीक, तो हमको क्या है, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है बताना है। तो पहले 500 बेस पेयर आगे रुक जाएगा, फिर 300 बेस पेयर उससे आगे निकल जाएगा, और 100 बेस पेयर सबसे आगे निकलेगा। माइग्रेशन हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मैच द एंट्रीज इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द चॉइस बिलो। तो कॉलम 1 से कॉलम 2 को हमको मैच कराना है। क्या है, हाई बीओडी। आपको पता है जब बीओडी हाई हो गया है, उसको क्या हम वाटर पॉल्यूशन की तरह भी एज्यूम कर लेते हैं। वाटर पॉल्यूशन को रिमार्क करने का, वाटर पॉल्यूशन को मार्क करने का हमको बीओडी, अगर हम बीओडी मेज़र करें तो हम वाटर पॉल्यूशन भी मेज़र कर सकते हैं। अगर किसी वाटर बॉडी में, अगर किसी पॉन्ड में या रिवर में बीओडी का लेवल हाई है, बीओडी का लेवल इंक्रीज कर रहा है, मतलब वो वाटर बॉडी क्या होगा, पॉल्यूशन की तरह बढ़ रहा है। तो बीओडी हमको क्या मेजर कर देता है, वाटर पॉल्यूशन को, तो ए का 4। ठीक, अगर ओजोन होल, ओजोन होल किससे जुड़ा होगा, देखो ओजोन होल अगर हो जाएगा तो क्या होगा, यूवी रे जो है, यूवी रे हमारे अर्थ पर आने लगेगा, और यूवी रे अगर आए, यूवी रे का सबसे खतरनाक कौन सा बीमारी है, स्किन कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर यूवी रे हमारे अर्थ पर आएगा तो स्किन कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और यूवी रे कैसे अर्थ पर आएगा, अगर ओजोन होल होगा, बिकॉज ओजोन लेयर क्या करता है, ओजोन लेयर यूवी रे को हमारे अर्थ पर, मतलब हमारे धरती माता पर गिरने से रोकता है, यूवी रे को घुसने नहीं देता अंदर में। अगर ओजोन में होल आ जाए, मतलब ओजोन होल मतलब ओजोन का लेयर पतला हो जाए, थीन हो जाए, तो क्या होगा, तो यूवी रे तो हमारे अंदर आ जाएगा, अर्थ के अंदर आ जाएगा। तो और यूवी रे का सबसे बड़ा खतरनाक रोल क्या है, स्किन कैंसर होने की चांस बहुत ज़्यादा है। तो ओजोन होल के साथ स्किन कैंसर जाएगा। फिर क्या है, फिर एल नीनो इफेक्ट है। एल नीनो इफेक्ट कैसे होगा, ग्रीन हाउस गैस से। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करता है, एल नीनो इफेक्ट के लिए मदद करता है। ठीक, फिर बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन के साथ क्या जाएगा, फूड चेन जाएगा। बिकॉज देखो बायोमैग्निफिकेशन क्या है, हर एक ट्रॉफिक लेवल में जब एग्जाम्पल जैसे कि डीडीटी, जैसे कि और बहुत सारे जो डीडीटी, जैसे कि बेंजामीन, बेंजाक्सिन, ये सब जो है वो क्या है, जो हम स्प्रे करते हैं, किससे, क्रॉप उगाने के लिए जो हम स्प्रे करते हैं। ठीक, वो क्या होगा, हर एक ट्रॉपिक लेवल में उसका अमाउंट बढ़ता ही जाएगा। ठीक, और वो फूड चेन में है। अगर किसी फूड चेन में डीडीटी का, अगर वो डीडीटी आ गया, अगर वाटर में डीडीटी है, तो वाटर को कौन इंटेक करता है, लाइक जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, ये सब लोग। फिर
उसको बड़ी वाली मछली उसको खाता है, फिर उससे बड़ी वाली मछली उसको खाता है, फिर एक टाइम में वो जो फिश खाने वाले जो बर्ड्स होते हैं वो खाते हैं। फिर क्या होगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा, हर एक ट्रॉपिक लेवल के अंदर उसका लेवल मिलियंस तक बढ़ जाता है। ठीक, तो क्या होगा, फूड चेन में बढ़ जाता है, फिर उसको हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन के क्या जाएगा, बायोमैग्निफिकेशन के साथ फूड चेन जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए का 4 तो एक ही एक ऑप्शन में है, फिर बी का 1, फिर सी का 2 और फिर डी का 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मियोसिस क्या इन्वॉल्व करता है। देखो मियोसिस में क्या होता है, हमको पता है मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है। पहले क्या है, पहले मियोसिस 1 है, फिर क्या है, फिर मियोसिस 2 है, फिर इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में जो है उसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। वो एक सडन गैप है जिसमें कि इंटरकाइनेसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। अब इंटरकाइनेसिस में क्या है, इंटरकाइनेसिस में प्रोटीन बनता है। क्या क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। किस लिए प्रोटीन, किस लिए चाहिए, देखो जो स्पिंडल फाइबर है, जो स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए हमको ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए, तो वो प्रोटीन बनेगा। और भी कई तरह के प्रोटीन होते हैं वो बनेगा। फिर क्या होगा, फिर सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा इंटरकाइनेसिस में। और क्या होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है। ठीक, बट इंटरकाइनेसिस में कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ कहाँ पर होता है, मियोसिस 1 से पहले जो हम एस फेज में G2S G1S G2 फेज में होता है, उसमें एस फेज में ही एक बार ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, याद रखना। और मियोसिस 1 से पहले जो एस फेज होता है वहाँ पर ही केवल एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक, तो क्या होगा, 1 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होगा। बट देखो मियोसिस 1 में अगर एक सेल, एक पेरेंट सेल अगर एंटर करे तो एक ही पेरेंट सेल से एक ही पेरेंट सेल से क्या 4 डॉटर सेल बनते हैं। क्या 4 डॉटर सेल बनते हैं। अरे 4 डॉटर सेल का कैसे बनेगा, हमको 2 साइकिल्स ऑफ सेल डिवीजन एंड न्यूक्लियर डिवीजन करना पड़ेगा, तभी ना 4 डॉटर सेल बनेगा एक सेल से। तो हमको आंसर मिल गया 1 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। वो भी कहाँ पर होगा, इस फेज में होगा, इंटरकाइनेसिस में नहीं होगा। और 2 साइकिल ऑफ सेल डिवीजन एंड 2 साइकिल क्यों, मियोसिस 1 में एक बार होगा डीएनए सेल डिवीजन एंड न्यूक्लियर डिवीजन, और मियोसिस 2 में एक बार होगा सेल डिवीजन न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मेराइन। कौन एक्सक्लूसिवली मेराइन है ये हमको बोलना है। ठीक, निडारिया, निडारिया में आपको पता है जो हाइड्रा है, हाइड्रा क्या है, हाइड्रा तो जो हाइड्रा है, हाइड्रा क्या है, हाइड्रा तो फ्रेश वाटर में रहता है, तो निडारिया तो नहीं होगा। यहाँ पर एक्सक्लूसिवली मेराइन मतलब सिर्फ और सिर्फ मेराइन में, मेराइन वाटर में ही रहेगा। इकाइनोडर्माटा, यस, इकाइनोडर्माटा में जो सारे जो एग्जाम्पल्स है वो सारे लोग इकाइनोडर्माटा के अंदर क्या है, एक्सक्लूसिवली मेराइन, वो सिर्फ और सिर्फ मेराइन वाटर में ही रहता है। ठीक, एनिलिडा में नहीं, एनिलिडा में देखो जो लीच होते हैं, लीच क्या है, लीच फ्रेश वाटर में मिलते हैं, तो एनिलिडा भी नहीं होगा। फिर पॉडीफेरा, पॉडीफेरा में आपको पता है जो स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस है। क्या स्पॉन्जिला, अब एग्जाम्पल से याद रख लेना, जो स्पॉन्जिला है वो क्या है, वो फ्रेश वाटर में मिलता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जी, हमको पता है स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्जी मिलते हैं, तो पॉडीफेरा भी नहीं होगा। तो एक्सक्लूसिवली मेराइन क्या होगा, इकाइनोडर्मा। एक्सक्लूसिवली मेराइन का और क्या क्या फाइलम एक्सक्लूसिवली मेराइन है, लाइक टीनोफोरा, जो टीनोफोरा है वो एक्सक्लूसिवली मेराइन है। फिर इकाइनोडर्माटा एक्सक्लूसिवली मेराइन है। और हेमिकॉर्डाटा क्या है, हेमिकॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा भी एक्सक्लूसिवली मेराइन है। तो थ्री फाइलम याद रख लेना जो एक्सक्लूसिवली मेराइन है। पहले तो इकाइनोडर्माटा, फिर इकाइनोडर्माटा, फिर टीनोफोरा, फिर हेमिकॉर्डाटा, ये तीनों फाइलम क्या है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ मेनी हिस्टोन मॉलिक्यूल, कितने हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू रैप रफली क्या है 60,000 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। तो 60,000 बेस पेयर को रैप करने में कितना हिस्टोन मॉलिक्यूल हमको लगा है ये पूछा है।
तो यहाँ पर हमको पता है कि एक हिस्टोन ऑक्टामर में क्या है, 2000 बेस पेयर की डीएनए वो रैप कर सकता है। एक हिस्टोन ऑक्टामर 2000 बेस पेयर की डीएनए क्या कर सकता है, रैप कर सकता है। और एक हिस्टोन ऑक्टामर किस किस से मिलकर बनता है, एक तो 2000 बेस पेयर की 200 बेस पेयर की डीएनए से मिलकर बना है। और हिस्टोन ऑक्टामर किस किस से मिलकर बन गए, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, वो भी 4 टाइप्स के, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल वो भी 4 टाइप के, लाइक H2A, H2B, H3 और H4। इसका H2A का 2 मॉलिक्यूल, H2B का 2 मॉलिक्यूल, H3 का 2 मॉलिक्यूल और H4 का 2 मॉलिक्यूल, मतलब ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 2 यूनिट, इन चारों अगर 2 यूनिट हो तो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। और H1, तो H1 कहाँ जाएगा, देखो H1 क्या करेगा, H1 इस डीएनए को इस डीएनए से जोड़ने में मदद करता है, ठीक। तो ये जो डीएनए हमको गिवन है, ये किस तरह से रैप करता है हिस्टोन ऑक्टामर से, 1/1 × 3/4 ये हिस्से में ये बाइंड, मतलब 7.5 हिस्सों में ये क्या करता है, ये बाउंड करता है एक हिस्टोन ऑक्टामर को। तो ये डीएनए देखो, ये हमने हिस्टोन ऑक्टामर मान लिया है, तो इसको क्या करेगा, 3/4 इस तरह से ये इससे रैप करेगा। फिर H1 हिस्टोन ऑक्टामर आएगा और इस डीएनए को इस रैप की तरफ जोड़ देगा, जोड़ने में मदद करता है क्या, H1 हिस्टोन ऑक्टामर, H1 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। तो हमसे क्वेश्चन में क्या है, 2000 बेस पेयर के, हमें ये तो पता चल गया कि 2000 बेस पेयर के लिए कितना हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होगा, तो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होगा। तो 200 बेस पेयर डीएनए के लिए 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, देखो यहाँ पर हिस्टोन मॉलिक्यूल्स गिवन है, हिस्टोन ऑक्टामर नहीं, तो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हमको है। 200 बेस पेयर डीएनए के लिए 8 हिस्टोन, H1 नहीं आएगा बिकॉज रैप करा है, रैप तो डीएनए जो डीएनए रैप किस पर करा है, हिस्टोन ऑक्टामर से करा है, ना कि H1 हिस्टोन। तो H1 हिस्टोन तो यहाँ पर नहीं आएगा, किस पर रैप किया है, हिस्टोन ऑक्टामर से। और हिस्टोन ऑक्टामर 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल से, 4 मत लेना बिकॉज ये 2 यूनिट इसके है, तो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल से हमको लेना पड़ेगा। और H1 तो नहीं आएगा बिकॉज H1 तो बाहर है, उससे तो H1 से रैप नहीं करेगा डीएनए, ठीक। तो 200 बेस पेयर के लिए हम लोग 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है, तो 6000 क्वेश्चन में गिवन है कि 60,000 के लिए 200 के लिए 200 बेस पेयर के लिए 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल, तो 60,000 के लिए कितना होगा, तो हमने यहाँ पर कर लिया है, क्या आंसर आया है, 242400 आंसर आया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.4 × 10³ बेस पेयर की क्या आएगा, 60,000 बेस पेयर डीएनए के लिए 2.4 × 10³ मॉलिक्यूल्स हमको क्या है, ज़रूरत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2.4 × 10³ तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ऑल स्पीसीज ऑफ वल्चर्स इन इंडिया आर थ्रेटेड विथ एक्सटिंक्शन। आपको पता है वल्चर्स एक्सटिंक्शन होने के चांस, अब तो वल्चर्स नहीं दिखते हैं, कि कहीं पर भी नहीं दिखते हैं, बिकॉज वो एक्सटिंक्शन होने की चांस बहुत बहुत ज़्यादा है उसको। तो क्या क्या है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम इफ द ऑल वल्चर्स इन इंडिया गो एक्सटिंक्ट। तो अगर सारे ही वल्चर्स एक्सटिंक्ट हो जाए तो क्या आउटकम आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए क्या है, नंबर ऑफ स्पैरोस विल इंक्रीज। अरे स्पैरो से वल्चर का कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या है, फिर है हार्बीवोर नंबर विल इंक्रीज। भाई वल्चर कोई हार्बीवोर को नहीं खाता है, तो हार्बीवोर से भी उसका कोई लेना देना नहीं। फिर क्या है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग विल बी हैम्पर्ड। यस, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग उसको हैम्पर्ड हो जाता है। फिर क्या है, सॉइल पॉल्यूशन विल डिक्रीज। नहीं, सॉइल पॉल्यूशन से भी उसको कोई लेना देना नहीं। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग क्यों, देखो वल्चर्स क्या है, एक एरिया होता है, उस एरिया में हम लोग वेस्ट मटेरियल उसको वहाँ पर डालते हैं। फिर वहाँ पर हमको जो बॉडीज़ है, लाइक काउस की बॉडी, फिर बहुत सारे एनिमल्स का बॉडी और ह्यूमन्स का बॉडी भी, एक एरिया होता है जहाँ पर वेस्ट मटेरियल हम लोग फेंकते हैं। वहाँ पर उस सारे जो बॉडीज़ होते हैं वहाँ पर हम उस
वहाँ पर भी हम डाल देते हैं। किस किस का, काउस का बॉडी हो, ह्यूमन का बॉडी हो और बहुत सारे एनिमल्स का बॉडी हो। तो वल्चर क्या करेगा, आपने मूवीज़ में भी देखा है कि वल्चर्स अगर कहाँ पर कहीं पर अगर ह्यूमन्स की डेथ हो जाए तो वल्चर वहाँ के आसपास क्या करता है, वल्चर वहाँ के आसपास घूम फिरता है। फिर जब भी उस इंसान का डेथ हो जाए, वो इंसान मर जाए, फिर वल्चर क्या करेगा, वल्चर उस इंसान को खा लेगा, उस इंसान के मीट को खा लेगा और बाकी सारे जो है वो वहाँ पर ही रह जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वल्चर आएगा और काउस का मीट हो या इंसान का मीट हो वो खा लेगा। खाने के बाद हम आपको पता है ह्यूमन बॉडी हो या काउस का बॉडी हो या कोई भी सारे एनिमल्स का बॉडी हो, वो बहुत सारे एलिमेंट्स से बनकर, एलिमेंट्स के मिलकर बने हैं। एलिमेंट्स मतलब आपको पता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, इस तरह के एलिमेंट्स से मिलकर, कार्बन, इस तरह के एलिमेंट्स से मिलकर वो बने हुए होते हैं। तो अगर वल्चर एक्सटिंक्ट हो जाए तो क्या होगा, तो ये सारा जो कचरा है, ये सारा ह्यूमंस का बॉडी है, ह्यूमंस का मीट है, तो वो खा नहीं पाएगा। तो क्या होगा, एलिमेंट्स भी नहीं आएगा, और एलिमेंट्स नहीं आएगा तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट का, ये तो एक तरह की न्यूट्रिएंट है ना जो सॉइल में मिलता है। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग नहीं होगा। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कैसे होता है, वल्चर जब इन सारे को खा जाता है तो ये एलिमेंट्स क्या होगा, ये एलिमेंट सॉइल में मिक्सअप हो जाएगा। फिर सॉइल में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो बैक्टीरिया क्या करेगा, इस एलिमेंट्स को फिर से एयर में डाल देगा, फिर एयर से वो सॉइल में आ जाएगा। इस तरह से वो साइकिल रन करता है। ठीक, तो अगर वल्चर नहीं होगा तो ये एलिमेंट्स तो सॉइल में नहीं आ पाएगा, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होगा, हैम्पर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, which of the following antibodies, कौन सा एंटीबॉडीज इज प्रेजेंट abundantly in the colostrum। तो कोलेस्ट्रम में है secreted during the initial days of human lactation। तो कोलेस्ट्रम में हमको बताना है कि कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है। आपको पता है IgA टाइप के एंटीबॉडी मैंने बताया था अगले वाले वीडियो में। तो IgA तरह के एंटीबॉडी ज़्यादा मिलता है। IgA क्या करते हैं, जब मादर के इनिशियल लैक्टेशन में, जब मादर का मिल्क क्या करता है, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो मादर का मिल्क में क्या होता है, मादर का मिल्क से IgA एंटीबॉडी निकलता है, और IgA एंटीबॉडी क्या करते हैं, बच्चे का ये इम्यून बूस्टर है, इम्यूनिटी इंक्रीज करता है IgA टाइप का एंटीबॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, which compound given below inhibits the cholesterol synthesis in the human। तो कौन सा इनहिबिट करता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ह्यूमन में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। नहीं, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस हमको स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है उससे मिलता है। और स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस को हम क्लॉट ब्लस्टर भी बोलते हैं। क्या, क्लॉट ब्लस्टर, बिकॉज ये क्या करता है, ब्लड में जो क्लॉट जमा हुआ है, जिसके वजह से आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा है, जो कि लीडिंग कर रहा है हार्ट अटैक को, वो उसको क्या करता है, उसको क्लॉट, ब्लड में जो क्लॉट जमा हुआ है उसको रिमूव कर देता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। फिर क्या होगा, फिर आपको हार्ट अटैक भी नहीं होगा और आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी नहीं होगा, सो हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है, जो ब्लड में जो क्लॉट जमा हुआ है उसको रिमूव करता है। और स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। ठीक, तो ये तो नहीं होगा। फिर क्या है, फिर स्टैनिन्स, या स्टैनिन को हम क्या बोलते हैं, स्टैनिन को हम बोलते हैं ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट हम स्टैनिन को बोलते हैं। स्टैनिन किससे मिलता है, एक ईस्ट से मिलता है। उस ईस्ट का नाम क्या है, मोनास्कस परप्यूरिस। इसका स्पेलिंग याद रखना, इसको याद रखना। स्टैनिन कहाँ से मिलता है, मोनास्कस परप्यूरिस से मिलता है। ठीक, ये क्या है, एक ईस्ट, मोनास्कस परप्यूरिस एक ईस्ट है। ये क्या है, ये ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट इसको बोलते हैं। कैसे ब्लड कोलेस्टेरॉल को लोअरिंग करेगा, देखो जो एंजाइम कोलेस्टेरॉल बनने में मदद करता है, स्टैनिन क्या करता है, उसी एंजाइम में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह वो स्टैनिन जाके वहाँ पर जुड़ जाता है, उस एंजाइम को जुड़ने नहीं देता है। फिर क्या होगा, अगर वो एंजाइम नहीं जुड़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बनेगा। तो वैसे ही स्टैनिन ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको लोअर करता है।
डाउन कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो किसको कौन इनहिबिट करेगा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को? ऑफ कोर्स स्टैनिन। फिर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आपको पता है फर्स्ट एंटीबायोटिक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन है। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक ए हुआ था, डिस्कवर हुआ था, वो पेनिसिलिन है। ठीक, और क्या है जो पेनिसिलियम नोटेटम से डिस्कवर हुआ था। फिर है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए एक बहुत ही अच्छा इम्यूनोसप्रेसिव है। अगर हम किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराए, किसी इंसान की ऑर्गन और दूसरे इंसान को दे, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराए तो ये इम्यूनोसप्रेसिव की तरह यूज़ करते हैं हम। किसको? साइक्लोस्पोरिन ए को। और साइक्लोस्पोरिन ए एक फंजाई से मिलता है। उस फंजाई का नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलिस्प्यूरम। किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलिस्प्यूरम। ठीक, तो साइक्लोस्पोरिन ए भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अ जीन इज इंसर्टेड इनटू द PVU2 साइट। क्या है? PVU2 साइट ऑफ द। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अ जीन इज इंसर्टेड इनटू द PVU2 साइट ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर गिवन बिलो एंड ट्रांसफर्ड इनटू इकोलाई सेल्स। तो ट्रांसफर किया है इकोलाई सेल में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये देखो, ये इकोलाई के क्लोनिंग वेक्टर है। यहाँ पर PVU1 है, यहाँ पर देखो PVU1 है, फिर इको R1 है, बैम H1 है, सेल 1 है, ये ऑराई रीजन, ये रॉप रीजन। ठीक, बट यहाँ पर PVU2 साइट किंतु बट कहीं नहीं है। PVU2 साइट पर कहीं पर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड बाय प्लेटिंग either on ampicillin और टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इस क्लोनिंग वेक्टर में कहीं पर भी PVU2 साइट ही नहीं है। तो हम कैसे इस वेक्टर से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? कैसे इस सिलेक्ट कर सकते हैं PVU2 साइट को? तो ये हम रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज PVU2 साइट ही नहीं है इस क्लोनिंग वेक्टर में। फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? व्हाट आर द एसोसिएशन एरियाज। तो कौन एसोसिएशन एरियाज कौन सा है? आपको पता है एसोसिएशन एरियाज कहाँ पर मिलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं, जो कि बोथ सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को फंक्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दिस आर द एरियाज इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एसोसिएशन एरिया, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एसोसिएशन एरियाज की मैक्सिमम है। मैक्सिमम तो एसोसिएशन एरियाज है। ठीक, विथ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मैच द एंट्रीज इन कॉलम 1 और कॉलम 2। तो मैच, तो हमको मैच पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? गोल्गी। आपको पता है गोल्गी बॉडी क्या करता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का साइटोफॉर्मेशन है ये, तो आपको पता होगा ये गोल्गी बॉडीज का फंक्शन है। फिर क्या है? फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन? SER, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस करते हैं। फिर है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या करते हैं? साइटोस्केलेटन मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मोटिलिटी करते हैं सेल का, ये सब काम साइटोस्केलेटन करते हैं, तो मैकेनिकल सपोर्ट होगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया फिशन में डिवाइड, लाइक बैक्टीरिया की तरह माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट हो, वो क्या करेगा? फिशन से डिवाइड करता है, डिवाइड बाय फिशन। ठीक, तो ऑप्शन मिलाते हैं ए का 2, ए का 2, बी का 3, बी का 3, सी का 4, सी का 4 और डी का 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इन द गिवन ग्राफ कर्व्स A, B and C represent the relation between partial pressure of oxygen PO2 and the saturation of hemoglobin with oxygen। ठीक, तो saturation of hemoglobin with oxygen के साथ partial pressure of oxygen का ग्राफ हमको गिवन है। फिर ग्राफ, इफ कर्व ए रिप्रेजेंट कंडीशंस ऑफ ब्लड इन अ रेगुलर आर्टरी देन प्लीज सिलेक्ट द करेक्ट। तो हमको करेक्ट पूछा गया है। क्या कर्व ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेगुलर आर्टरी, आर्टरी में जो ब्लड की कंडीशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो ये ग्राफ गिवन है। ए से ऊपर क्या है? सी है, और ए से नीचे क्या है? बी है। ठीक, तो सी क्या होगा? देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? कर्व सी क्या रिप्रेजेंट करेगा? राइट वेंट्रिकल को या लेफ्ट वेंट्रिकल को या पल्मोनरी वेन को, इटी से गिवन है। तो हमको पता है, देखो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्टरी है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये राइट आर्टरी है। आपको पता है लेफ्ट आर्टरी में क्या आता है? प्योर
जो O2 वाला ब्लड है वो लेफ्ट आर्टरी में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। क्या है? एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। तो पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, तभी तो वो एओर्टा से पूरे बॉडी में पहुंच पाएगा। तो ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा तो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, तो हम मुझको लगता है कि सी में जो कार्ब सी है वो क्या है? वो लेफ्ट वेंट्रिकल के ही होना चाहिए, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा लगता है, बिकॉज ब्लड को पूरे बॉडी में आपको ट्रांसफ़र करना है। तो सी क्या होगा? सी तो लेफ्ट वेंट्रिकल होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं, कर्व सी रिप्रेजेंट ब्लड प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल। यस, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, बिकॉज ब्लड को होल बॉडी में पहुंचाना है। तो इसी के साथ हमने बायोलॉजी के पूरे 15 सवाल कर लिए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।